हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने इस शो में हम साल 2014 की एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म लास्ट शिफ्ट की कहानी की बात करने वाले हैं। असल में यह कहानी एक ऐसे पुलिस स्टेशन की है जिसका आज लास्ट फंक्शनिंग डे है, जिसका मतलब है कि आज रात के बाद ये पुलिस स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आज रात यहाँ ड्यूटी पर है एक लेडीज पुलिस ऑफिसर जिसने हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है और वह यहाँ इस वक्त बिल्कुल अकेली है। इसके साथ ही इस पुलिस स्टेशन का एक भयानक अतीत भी रहा है, जिसके बारे में हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। रेटिंग्स में इस फिल्म को IMDb ने दिए हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म के शुरुआती सीन में हम जेसिका नाम की एक नई पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो आज अपनी पहली असाइनमेंट के लिए नाइट शिफ्ट करने एक पुलिस स्टेशन पहुंची है। स्टेशन में घुसने से पहले ही उसे उसकी मां की फोन कॉल आती है। वह जेसिका से रिक्वेस्ट करती है कि वह ये असाइनमेंट ना करे, लेकिन जेसिका उन्हें सिर्फ गुड बाय कहकर अब फोन काट देती है। स्टेशन के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक एक आदमी गुस्से में अंदर आता है और जोर जोर से दीवारों पर हाथ मारने लगता है। इसके बाद जैसे ही उसकी नजर जेसिका पर पड़ती है, वह गुस्से में उसे पीछे मुड़ने का हुक्म देता है। जेसिका भी उसकी बात मान लेती है। वह आदमी उसके पास आता है। इस आदमी का नाम सार्जेंट कोहेन है, जो जेसिका का सीनियर ऑफिसर है। वह जेसिका को समझाता है कि अब एक नया पुलिस स्टेशन बन गया है और इस स्टेशन का सारा स्टाफ पहले ही वहाँ शिफ्ट हो चुका है। असल में जेसिका भी कल से उसी नई जगह पर काम करेगी, लेकिन आज रात जेसिका को इस स्टेशन पर अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी करनी होगी। वह आगे बताता है कि इस स्टेशन पर आने वाली सभी 911 कॉल्स को नए स्टेशन पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब जेसिका को कोई भी 911 कॉल नहीं आएगी। उसे बस अपनी आज रात की शिफ्ट पूरी करनी है। वहाँ मौजूद ऑफिसर ने जेसिका को अपना निजी पता और फोन नंबर भी दिया, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वह उससे संपर्क कर सके। इसके बाद सार्जेंट कोहेन ने उसे किचन दिखाई और फिर हॉलवे के आखिर में बनी होल्डिंग सेल भी दिखाई, जहाँ कैदियों को कुछ समय के लिए रखा जाता है। हालांकि उसने जेसिका से साफ साफ कह दिया कि उसे इस साइड जाने की कोई जरूरत नहीं है। जेसिका ने उससे पूछा कि उसे एक खाली स्टेशन में रात की शिफ्ट की जिम्मेदारी क्यों दी गई है, क्योंकि उसकी जगह वहाँ कोई निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात किया जा सकता था। जवाब में सार्जेंट ने बताया कि इस स्टेशन में बाहर के सुरक्षा कर्मियों को काम पर रखने की सख्त मनाही है और यह ड्यूटी सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को ही निभानी होती है। इसके बाद सार्जेंट जेसिका को एविडेंस रूम में ले गया, जहाँ अलग अलग तरह के सबूत रखे हुए थे। इनमें से ज्यादातर सबूत क्राइम सीन से इकट्ठा किए गए थे। इसलिए उस रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच एक हैजमैट टीम आने वाली थी, ताकि वे सभी सबूतों को वहाँ से दूसरी जगह ले जाएं। सार्जेंट कोहेन ने जेसिका को एक सख्त चेतावनी दी कि वह किसी भी हाल में स्टेशन को छोड़कर ना जाए और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी शिफ्ट खत्म होते ही वह तुरंत स्टेशन लौट आएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब रात के 8 बज चुके थे। जेसिका अपनी डेस्क पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी कि तभी अचानक उसे हॉलवे से कुछ टिमटिमाती हुई लाइट्स और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही जेसिका इसे चेक करने गई, तब ठीक उसी पल स्टेशन पर एक कॉल आई। कॉल पर एक डरी हुई लड़की मदद के लिए गुहार लगा रही थी। वह रोते हुए कह रही थी कि मुझे बचाओ, मैं फंस गई हूँ, वे सब जरूर मर गए होंगे। हालांकि जेसिका को यह सब ठीक से समझ नहीं आया और उसने लड़की से उसका पता पूछना शुरू कर दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त कॉल कट गई। फिर जेसिका ने इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए नए पुलिस स्टेशन पर कॉल की, लेकिन नए पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने उसे बताया कि जेसिका को कॉल आना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सभी 911 कॉल्स नए पुलिस स्टेशन पर डाइवर्ट कर दिए गए थे। तभी जेसिका को फिर से कुछ आवाज सुनाई दी और वह एक बार फिर उसकी जाँच करने बाहर गई, लेकिन एक बार फिर उसे कुछ नहीं मिला। अब रात के 10 बजने वाले थे। जेसिका स्टेशन के किचन में बैठकर अपना डिनर कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने मुंह में बालों का एक गुच्छा मिला। जितना ज्यादा उसने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, बाल उतने ही लंबे होते गए। फिर जेसिका ने उल्टी कर दी, जिसके बाद उसने अपना बचा हुआ सैंडविच भी कूड़ेदान में फेंक दिया। और ठीक तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जेसिका के चेक करने पर एक बार फिर वहाँ कोई नहीं था। हालांकि जैसे ही वह स्टेशन के अंदर वापस आई, जेसिका ने एक बेघर आदमी को देखा जो किसी तरह अंदर घुस आया था। वह आदमी वहाँ एक सुन्न और कुछ बेहोशी की हालत में खड़ा था। वह ठीक वहीं जमीन पर पेशाब करने लगा। यह देखकर जेसिका ने उसे चले जाने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी पूरी तरह से होश में नहीं था, जिस कारण जेसिका ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद जब जेसिका रेस्ट रूम में अपने हाथ धो रही थी, तो उसे ड्रेनेज पाइप से कुछ म्यूजिक की आवाजें सुनाई देने लगी। इस आवाज का पीछा करते हुए वह जेंट्स रेस्ट रूम में पहुँच गयी। वहाँ उसने देखा कि हर टॉयलेट बाउल के अंदर एक काला
गाढ़ा लिक्विड जमा हुआ था जिसमें से एक बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए वह लॉकर रूम में पहुंची। वहां एक लॉकर खोलने पर उसे अपनी और अपने पिता की एक तस्वीर मिलती है। जेसिका ने एक पल के लिए उस तस्वीर को निहारा और फिर उसे ठीक वहीं वापस रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था। लेकिन जैसे ही जेसिका मुड़ी, सारे लॉकरों के दरवाजे एक साथ जोर से खुल गए। घबराई हुई जेसिका तुरंत वहां से भाग निकली और ठीक उसी पल स्टेशन का टेलीफोन एक बार फिर से बजने लगा। इस बार भी वही लड़की फोन कर रही थी। उसने अपना नाम मोनिका बताया और एक डरी हुई और कांपती हुई आवाज में अजीब और बेतुकी बातें कहने लगी। अब इससे पहले कि जेसिका कुछ और पता लगाती, कॉल कट गई। इसके बाद फोन दोबारा फिर से बजने लगा। हालांकि इस बार यह कॉल हैजमेट टीम के एक आदमी की थी जो अपने वहां देर से पहुंचने के बारे में बता रहा था। उसने जेसिका को बताया कि वह अपनी टीम के साथ 4 बजे से पहले वहां पहुंच जाएगा ताकि जो भी काम उन्हें करना है उसे पूरा किया जा सके। इसके तुरंत बाद जेसिका ने फिर से नए स्टेशन पर फोन किया और मोनिका की कॉल के बारे में बताया। हालांकि न्यू स्टेशन पर मौजूद ऑफिसर ने उसे भरोसा दिलाया कि सभी 911 कॉल सिर्फ उन्हीं के सेंटर पर आएंगी। उसने आगे बताया कि अगर कोई कॉल पुराने स्टेशन पर आई भी है तो इसका मतलब है कि मोनिका ने जानबूझकर पुराने स्टेशन की सीधी लाइन पर डायल किया था। अगर उसने 911 पर कॉल किया होता तो कॉल कभी भी पुराने स्टेशन पर नहीं आती। अधिकारी ने जेसिका को सलाह दी कि अगर उसे दोबारा कोई कॉल आती है तो वह उस लड़की से कहे कि वह उस खास नंबर पर कॉल करने की बजाय 911 पर कॉल करे। खैर, इस बातचीत के बाद जेसिका को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और स्टेशन के अंदर भी बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जेसिका के पीछे रखी एक किताबों की अलमारी अपने आप हिलने लगी और जैसे ही वह जांच करने के लिए आगे बढ़ी तो उससे जोरदार तोड़फोड़ करने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इन आवाजों का पीछा करते हुए वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। उस कमरे के अंदर जेसिका ने एक बार फिर उसी बेघर आदमी को देखा जो वहाँ पड़े बक्सों में कुछ ढूंढ रहा था। जेसिका ने तुरंत उसे काबू में किया। उसने उसे हथकड़ी पहनाई और एक हवालात में ले गई। लेकिन ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और फिर ठीक उसी पल स्टेशन की बिजली भी चली गई। इसके बाद स्टेशन में लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी जिससे जेसिका अब पूरी तरह से डर गई थी। वह बेघर आदमी अंधेरे में जेसिका से हाथापाई करने लगा लेकिन जेसिका ने घबराहट में उसे जोर से मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर गया। इस समय तक ठीक आधी रात हो चुकी थी। जेसिका ने दरवाजा खोजने के लिए अपनी टॉर्च का इस्तेमाल किया लेकिन तभी दरवाजे की खिड़की पर एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया जिसका चेहरा खून से लथपथ था। डर के मारे जेसिका के हाथ से टॉर्च गिर गई। अचानक किसी ने जेसिका की टॉर्च उठाई और सीधे उसके चेहरे पर फ्लैश करने लगा। जेसिका को लगा कि शायद यह वही बेघर आदमी है जो उसके साथ वहीं पर था। हालांकि जैसे ही टॉर्च की रोशनी कोने में लेटे हुए बेघर आदमी की तरफ घुमाई गई तो जेसिका को पता चला कि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और भी था। अब जिसने भी टॉर्च को उठाया था वह बार बार टॉर्च को जला बुझा रहा था। वह टॉर्च की रोशनी जेसिका के चेहरे पर बार बार डाल रहा था और जेसिका के बार बार पूछने पर भी कि वह कौन है उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक रोशनी की चमक में हम जेसिका के ठीक पीछे खड़े 2 अनजान सायों की एक झलक देखते हैं। उनके गले में फंदे लटके हुए थे और उनके चेहरे सफेद कपड़े के थैले से ढके हुए थे, ऐसे थैले जिन पर खून से कुछ निशान भी बने हुए थे। ये निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस आदमी के चेहरे पर दिख रहे थे जो कुछ ही देर पहले दरवाजे की खिड़की पर अचानक दिखाई दिया था। फिर तभी अचानक कमरे की बत्तियां फिर से जल उठी और दरवाजा भी खुल गया। हमने देखा कि वह बेघर आदमी अभी भी कोने में बेहोश पड़ा था। जेसिका ने अपनी टॉर्च उठाई और तेजी से वहाँ से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली उसने जल्दी से कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। तब तक जेसिका पूरी तरह से डर चुकी थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बाहर निकलकर उसने एक बार फिर अपनी पुलिस की शपथ को दोहराना शुरू कर दिया। ऐसा करने से जेसिका को थोड़ा शांत होने में मदद मिली। वह अपनी डेस्क की तरफ गई और बैठ गई। फिर उसने सार्जेंट कोहेन को फोन करके सब कुछ बताने के बारे में सोचा। हालांकि फोन करने पर वह एक भी शब्द नहीं बोल पाई। ठीक उसी समय उसने छत पर कुछ अजीब देखा। छत पर खून से MOS अक्षर लिखे हुए थे। इसके बाद जेसिका जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर देती है। मेन डोर बंद करते समय उसे वहाँ एक लड़की खड़े होकर सिगरेट पीती हुई भी दिखाई देती है। इस लड़की का नाम मैरीगोल्ड है और वह जेसिका को बताती है कि उसे भी एक बार इसी स्टेशन के एक लॉकअप में बंद किया गया था और उस समय उसके ठीक बगल वाले लॉकअप में 3 लोगों को लाया गया था। वह बताती है कि इस 3 लोगों के ग्रुप को पेमोन फैमिली के नाम से जाना जाता था और वे मैनसन फैमिली की नकल करना चाहते थे जो एक बदनाम कल्ट था जिसने कई जवान लड़कियों को अगवा करके उनकी हत्या कर दी थी। यह सुनकर जेसिका सहमति से सिर हिलाती है। मैरीगोल्ड बताती है कि पुलिस वालों ने कथित तौर पर पेमोन फैमिली को उसी जगह पर मार गिराया था जहां उन्होंने अपराध किया था। जेसिका के अपने पिता भी उन पुलिस वालों में से एक थे जिन्होंने उस घटना में अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि मैरीगोल्ड जेसिका को बताती है कि यह पूरी कहानी ही झूठी है। असल में पेमोन फैमिली को अपराध वाली जगह पर नहीं मारा गया था बल्कि उन्हें स्टेशन पर उसके बगल वाले लॉकअप में पूरी रात बंद रखा गया था। असल में मैरीगोल्ड उस रात बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी क्योंकि वे तीनों लगातार एक गाना गाते जा रहे थे जिसे मैरीगोल्ड जेसिका को गुनगुना
बनाकर बताती है। जेसिका भी उस धुन को पहचान लेती है और अचानक उसे एहसास होता है कि यह वही गाना है जिसे उसने पहले टॉयलेट में सुना था। मैरी गोल्ड आगे बताती है कि उन तीनों ने अपनी ही चादरों से रस्सियां बनाई और आत्महत्या कर ली। फिर अगली सुबह लॉकअप में उनकी लाशें भी नहीं मिली। यह कहानी सुनने के बाद मैरी गोल्ड वहाँ से चली जाती है। हालांकि इन बातों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस जगह पर पैरानॉर्मल गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कि कमरे में रखे सभी टीवी अचानक अपने आप ही चालू हो जाते हैं और उन तीनों लोगों के इंटरव्यू दिखाने लगते हैं, जिनके जरिए हमें उनकी कहानी के कुछ भाग समझ आने लगते हैं। जैसे कि इस ग्रुप में कल्ट का लीडर जॉन माइकल पेमोन और उसके साथ 2 जवान लड़कियां शामिल थी। जॉन माइकल पेमोन नाम के इस आदमी ने एक कल्ट बनाया था और वह खुद इसका लीडर था। वे शैतान के उपासक थे, खास तौर पर वे नरक के राजा पेमोन की पूजा करते थे। हालांकि हमें बताया जाता है कि उन्होंने कई लड़कियों का अपहरण किया और अपने रिचुअल करने के लिए पेमोन को उनकी बलि चढ़ा दी थी। एक इंटरव्यू के आखिर में उनका लीडर बार बार जोर देकर कहता है कि वह सब कुछ तबाह करने के लिए वापस आएगा। ठीक उसी पल कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप ही हिलने लगती हैं और हमें उन्हीं 3 लोगों की झलक मिलती है जो उन पर बैठे हुए थे। इसके बाद स्टेशन का फोन एक बार फिर से बजता है और इस बार भी फोन पर मोनिका ही होती है। जेसिका उसे बार बार 911 पर कॉल करने को कहती है, लेकिन मोनिका बहुत डरी हुई है और जेसिका से उसे बचाने की गुहार लगाती है। जवाब में जेसिका मोनिका से उसका सरनेम और उम्र पूछती है। मोनिका बताती है कि उसका सरनेम योंग है और वह 17 साल की है। फिर जेसिका पूछती है कि क्या उसने आसपास कहीं माइकल पेमोन नाम सुना है। मोनिका हाँ में जवाब देती है और वह यह भी बताती है कि उसके साथ जो दूसरी लड़कियां थी वे सब खत्म हो चुकी हैं। फिर तभी हमें मोनिका के पीछे बैकग्राउंड से वही गाना बजता हुआ सुनाई देता है और फिर कॉल कट हो जाती है। इसके बाद जेसिका फिर से नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर को पूरी बात बताती है। हालांकि ऑफिसर इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। असल में वह जेसिका को एक दूसरा फोन नंबर देता है और उसे इस मामले के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए कहता है। ठीक उसी पल बैकग्राउंड में वही गाना जोर जोर से बजने लगता है। तब जेसिका भी जल्दी से उस आवाज का पता लगाने के लिए जाती है। वह ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर वह आवाज कहां से आ रही है। जेसिका देखती है कि एक कमरे के अंदर सारी कुर्सियां एक के ऊपर एक करके रखी हुई हैं। अब जेसिका को शक होने लगता है कि शायद उसके साथी उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक ऑफिसर रायन प्राइस खड़ा है जो जेसिका से मिलने आया है। वह ऑफिसर उससे साफ साफ कहता है कि वे किसी भी तरह का मजाक नहीं कर रहे। वह अंदर आता है और फिर दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी होती है। हालांकि जेसिका उसे कुछ भी बताने से परहेज करती है। खास तौर पर वह उन अजीब घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताती जिनका अनुभव वह कर रही है। ऑफिसर प्राइस बताता है कि असल में जैसे ही उसे पता चला कि जेसिका इस स्टेशन में ड्यूटी पर है, उसने चुपके से आकर उससे मिलने का फैसला किया। प्राइस बताता है कि वह उसके पिता को जानता था और असल में उस मनहूस रात को जब पेमोन परिवार की घटना हुई थी, ऑफिसर प्राइस और जेसिका के पिता पार्टनर थे और वे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। प्राइस बताता है कि वे तय समय से पहले ही घटना स्थल पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां फंसी हुई कई लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी। उस बचाव अभियान के दौरान 2 ऑफिसर्स जिनमें जेसिका के पिता भी शामिल थे की जान चली गई थी। बस इतनी सी बात बताने के बाद ऑफिसर प्राइस वापस जाने के लिए मुड़ता है। हालांकि जैसे ही वह मुड़ता है, जेसिका देखती है कि उसके सिर के पिछले हिस्से में एक बड़ा और गहरा सा छेद है, इतना गहरा कि उसका दिमाग भी दिखाई दे रहा है। यह नजारा देखकर जेसिका पूरी तरह से सन्न रह जाती है। इसके बाद माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। अब जेसिका तरह तरह की अजीब और बेचैन कर देने वाली आवाजें सुनने लगती है। ठीक तभी हम माइकल पेमोन की बेजान लाश को देखते हैं जिसका चेहरा सफेद थैले से ढका हुआ है। यह लाश एक अजीब और डरावने अंदाज में जेसिका की तरफ बढ़ने लगती है। इससे डरकर जेसिका एक कमरे के अंदर छिप जाती है। फिर वह अपनी बंदूक निकालती है और अपने आसपास का जायजा लेने लगता। तभी अचानक अपनी लॉकअप में बंद वह बेघर आदमी जोर जोर से चिल्लाने और जेसिका से उसे वहां से बाहर निकालने की गुहार लगाने लगता है। हम देखते हैं कि ठीक उसके पीछे वही 3 लोग गले में फंदा लगाकर वैसे ही लटके हुए थे जैसे कि मैरी गोल्ड ने बताया था। डरकर जेसिका उस बेघर आदमी को वहीं छोड़कर वहां से भाग निकलती है। ठीक उसी समय लॉबी में एक छोटी लड़की का भूत जेसिका का पीछा करने लगता है और बैकग्राउंड में वही गाना फिर से बजने लगता है। संगीत की आवाज का पीछा करते हुए जेसिका एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां वह 7 लड़कियों को एक साथ बैठे हुए जोर जोर से वह गाना गाते हुए देखती है। यह गाना असल में शैतान के लिए की जाने वाली एक प्रार्थना थी, खास तौर पर शैतान की तारीफ में गाया जाने वाला एक भजन जो नरक के राजा पेमोन के सम्मान में गाया जा रहा था। जैसे ही लड़कियां जेसिका की तरफ मुड़ने लगती है, अचानक उनके चेहरों पर खून से लथपथ कपड़े आ जाते हैं और फिर कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वे लड़कियां भी गायब हो जाती हैं। किसी तरह कमरे से बच निकलने के बाद जेसिका सार्जेंट कोहेन को फोन करती है और उसे
उसे वह सब कुछ बताती है जो अभी अभी हुआ था। हालांकि सार्जेंट कोहेन उस पर भड़क उठते हैं। वह उसकी काबिलियत पर शक करते हैं और इस नौकरी के लिए उसकी फिटनेस पर भी सवाल उठाने लगते हैं। अब डरी हुई जेसिका किसी भी हालत में बस अपनी शिफ्ट पूरी करने का फैसला करती है। फिर वह नए पुलिस स्टेशन पर फोन करती है तो ऑफिसर उसे बताता है कि मोनिका की तो असल में 1 साल से भी ज्यादा पहले मौत हो चुकी है, जो पेमोन परिवार की आखिरी शिकार थी और उसका शव उन्हें उनके जंगल में मिला था। जेसिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर आखिरकार ऑफिसर उसे सारा सच बता देता है कि असल में इन सारी गड़बड़ियों की वजह से नया पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है और यह सच है कि जब पेमोन परिवार के तीनों सदस्यों का दुखद अंत हुआ था, उस घटना के बाद से ही स्टेशन का माहौल बहुत ही डरावना और अशुभ हो गया था। वहाँ अजीबोगरीब और पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी थी। सभी ऑफिसर्स और कैदी ऐसी चीजें देखने और महसूस करने लगे थे जैसा फिलहाल जेसिका महसूस कर रही थी। ऑफिसर आगे अभी और भी जानकारी दे रहा था कि तभी अचानक जेसिका को पास में ही किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे घबराकर वह तुरंत ही कॉल काट देती है। जेसिका की नजर जमीन पर पड़ी अपने पिता की एक तस्वीर पर पड़ती है और उस तस्वीर को देखकर वह बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। इसके बाद जेसिका उन सभी मरी हुई लड़कियों की तस्वीरों को देखती है जिनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जेसिका को ऑफिसर प्राइस की भी एक तस्वीर दिखाई देती है जिसने अपने मुंह में बंदूक डालकर खुद को खत्म कर लिया था। ठीक उसी पल हम देखते हैं कि पूरी लॉबी हजारों तस्वीरों से भरी हुई है। शायद ये सभी तस्वीरें पेमोन परिवार के शिकार लोगों की थी। फिर अचानक सभी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और एक बहुत ही तेज और कर्कश आवाज गूंज उठती है। जेसिका अपने कानों पर हाथ रख लेती है और फिर लॉबी में बिखरी हुई वे सारी तस्वीरें अपने आप जलने लगती हैं। फिर ठीक इसी पल जेसिका वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ ही देर बाद जेसिका की नींद उसकी माँ के फोन कॉल से खुलती है। उसकी माँ ने उससे सुबह हुई बहस के लिए माफी मांगने के लिए फोन किया था, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि जेसिका एक पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन इसी दौरान जेसिका को एहसास होता है कि उसकी बंदूक गायब है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक लड़की वहाँ से गुजरती हुई दिखाई देती है। जेसिका तुरंत ही उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन वह लड़की चुपके से जेसिका पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वह उसे घसीट कर एक कमरे में ले जाती है। जब घायल जेसिका को होश आता है तो वह देखती है कि उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी है जिसके हाथ में जेसिका की बंदूक है। वह जेसिका से कहती है कि वह बहुत खुशकिस्मत है जो उसे इस सब में शामिल होने का मौका मिला है। यह लड़की खुद बताती है कि वह माइकल पेमोन की एक बहुत बड़ी और समर्पित अनुयायी है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा है कि जब माइकल पेमोन गया तो वह उसे अपने साथ नहीं लेकर गया, बल्कि अपने साथ उन 2 लड़कियों को ले गया जो उसके साथ बिल्कुल आखिर में थी। और क्योंकि आज उसकी मौत की पहली बरसी है, इसलिए वह यहाँ जश्न मनाने आई है। यह कहने के बाद लड़की बंदूक उठाती है और उसे खुद पर तान लेती है, मतलब वो खुद को खत्म करने वाली थी। लेकिन जेसिका तुरंत उस लड़की के हाथों से अपनी बंदूक छीनती है और वहाँ से भाग निकलती है। ठीक उसी समय जेसिका को फिर से फोन आता है। लाइन पर फिर से मोनिका थी, लेकिन इस बार जेसिका उससे कहती है, मोनिका तुम्हारा खेल खत्म। यह सुनकर मोनिका जोर जोर से और अजीब तरह से हंसने लगती है। ठीक उसी पल पास रखी मेज हिलने लगती है और उसके नीचे से एक अजीब और भूतिया टाइप की लड़की निकलती है, जिसकी नजर जेसिका पर टिकी होती है। घबराकर जेसिका पागलों की तरह भागने लगती है और खुद को 2 किताबों की अलमारियों के बीच में छिपा लेती है। लेकिन वह भूतिया लड़की उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। फिर अचानक वह गायब भी हो जाती है। जेसिका तुरंत मेन डोर की तरफ भागती है, लेकिन सभी दरवाजे बंद होते हैं और जेसिका उन्हें खोल नहीं पाती। वह कांच के दरवाजों पर गोलियां भी चलाती है, लेकिन उन पर एक भी खरोंच नहीं आती। ठीक उसी समय जेसिका के मोबाइल फोन पर उसके पिता की कॉल आती है। वह उसे बताते हैं कि उन्हें उस पर बहुत गर्व है। उसके पिता यह संदेश देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जेसिका को अपना फर्ज निभाना ही होगा। वह खुलासा करते हैं कि उनकी जान लेने वाला आदमी अभी भी इस स्टेशन के ही अंदर कहीं मौजूद है और जेसिका को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ठीक उसी पल हम एक आदमी को जेसिका के ठीक साइड से गुजरते हुए देखते हैं। जेसिका उसे रोकती है और यह वही बेघर आदमी है जो अब पूरी तरह से एक भूत जैसा दिखाई दे रहा था। अचानक एक बार फिर सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जेसिका तुरंत उस हवालात की ओर दौड़ती है जहां उसने उस बेघर आदमी को बंद किया था। जेसिका देखती है कि इस आदमी ने खुद को खत्म कर लिया था। हवालात की दीवारों पर खून से कुछ निशान बने हुए थे और साथ ही किंग ऑफ हेल शब्द भी लिखे हुए थे। इसके बाद जेसिका को एक दृश्य दिखाई देता है, एक फ्लैशबैक जिसमें दिखाया गया है कि पोमेन परिवार के उन तीनों लोगों का दुखद अंत कैसे हुआ था। देखते ही देखते माइकल पेमोन उस दृश्य में से बाहर निकलता है और जेसिका की तरफ बढ़ने लगता है। डर कर जेसिका उस कमरे से भाग निकलती है। इसके बाद वह एक बार फिर ऑफिसर प्राइस को देखती है, जो अपनी उंगलियों को बंदूक की तरह अपने मुंह में रखकर खुद को खत्म करने का नाटक कर रहा था। जेसिका वहाँ से भी भाग निकलती है, जबकि माइकल पेमोन लगातार उसका पीछा करता रहता है। वह एक दरवाजे के पास पहुँचती है जहाँ दरवाजे की कुंडी पर उसके और उसके पिता की एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखते ही जेसिका फूट फूट कर रोने लगती है। ठीक उसी पल एक बार फिर से उसे अपने पिता का फोन आता है, जो उसे कहते हैं कि उसे अब सबको खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद जेसिका मेन
मेन डोर की तरफ भागती है जहाँ कई अजनबी लोग घूम रहे थे। जेसिका अपनी बंदूक से उन सभी को खत्म कर देती है। एविडेंस रूम में जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ रखे सभी सबूत गायब हो चुके हैं। अब क्योंकि बिजली पहले ही जा चुकी थी, इसलिए यह सब कुछ अंधेरे में हो रहा था। जेसिका को जो भी कोई मिलता वह उसे खत्म किए जा रही थी। ऐसे ही एक आदमी को मारने के बाद उसे अचानक पीछे से गोली लग जाती है। जेसिका पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सार्जेंट कोहेन था। यहाँ जेसिका को एहसास होता है कि वह किसी अनजान कल्ट के सदस्यों को नहीं बल्कि उन हैजमेट टीम के कर्मचारियों को मार रही थी जो सुबह 4 बजे अपनी असाइनमेंट पूरा करने के लिए पहुंचे थे। यह सब जानकर पूरी तरह टूट चुकी जेसिका घायल और बेबस होकर जमीन पर पड़ी रहती है। सार्जेंट कोहेन तुरंत जेसिका के लिए मेडिकल मदद बुलाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जेसिका भी अब वही अजीब सी धुन गुनगुनाने लगती है। उसे पैमोन परिवार के 3 सदस्य अपने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं और आखिरकार जेसिका अपनी आखिरी सांस लेती है और इसके साथ ही यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म लास्ट शिफ्ट की कहानी, जिसके अंत में जेसिका भी इसी कल्ट के लीडर माइकल के भूत के प्रभाव में आ जाती है। माइकल पैमोन का भूत जेसिका के हाथों से कई निर्दोष लोगों की हत्या करवा देता है, जिसके नतीजतन जेसिका अपने सीनियर ऑफिसर की गोली का शिकार हो जाती है। इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो भी यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।